तो जो ग्राउंड चंद्रशेखर ने भरने का काम किया, निश्चित तौर पर वो बहुत ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कल मुजफ्फरनगर में संविधान दिवस के अवसर पर एक बड़ी महारैली की और किस तरीके की भीड़ उस रैली में जुटी वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब सवाल ये है कि क्या यह महारैली विपक्षी दलों की नींद उड़ाने वाली रैली है, और सवाल ये भी है कि क्या चंद्रशेखर मायावती को रिप्लेस कर सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत। चंद्रशेखर की रैली तो कल आपने भी जरूर देखी होगी, आपकी भी नजरें उस रैली पर रही होंगी। बिल्कुल। तो किस तरीके का आपका आकलन इस रैली को लेकर है? देखिए विपिन जी, हमने 9 तारीख की पिछले महीने की जो रैली थी वो बहन जी की देखी थी। तो उसमें जिस तरीके से लाखों की भीड़ जुटी, उसके बाद ही ये कहीं ना कहीं कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर का जो वोट है वो अब इतना प्रभावी नहीं है और बहन जी जो है बहुत प्रभाव तरीके से डाल रही हैं अपने वोटर्स पर। तो बहन जी की रैली अपनी रैली थी, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर के लिए भी ये रैली कोई हल्की रैली नहीं है। बहुत शानदार रैली चंद्रशेखर ने की है। आजाद समाज पार्टी का एक सांसद होने के बाद भी जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर का जिस तरीके से खचाखच भरा रहा, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी की जो रैली हुई है बहुत शानदार, बहुत सफल रैली हुई है। क्योंकि आज के इस दौर में विपिन जी 100-200 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है और हजारों की भीड़ और उस जीआईसी मैदान को भरना जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है। मैंने देखा था कि 2-3 वर्ष पूर्व भारतीय किसान यूनियन टिकैत परिवार ने उस ग्राउंड को खचाखच भरा था, जिसमें बाहर भी सड़कों पर हजारों लोग थे, अंदर तो जगह ही नहीं थी क्योंकि खुद मैं उस मैदान में उस वक्त मौजूद था। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने अब तक नहीं देखा उस मैदान को भरते हुए। तो शायद कल की तस्वीर ये दिखा रही है कि चंद्रशेखर ने अपने दम पर और अपने साथियों के दम पर, अपने टीम कैडर के दम पर जिस ग्राउंड को भरने का काम किया, उससे उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। विपिन जी, विपक्षी दलों की नींद उड़ाने वाली ये रैली थी। देखिए, मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में कह चुका हूं कि जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि विपक्ष के वोट बैंक को कौन कौन से सियासी दल साध रहे हैं। बीजेपी का अपना 40% वोट है जिसको कोई साध नहीं रहा है इस वक्त, उसका वो कोर वोटर उसके साथ है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं होती है। जबकि हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों पर हक कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी बहुतायत में करती है, चंद्रशेखर उसी वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज की जहां तक बात है, बहन जी उस पर अपना दावा ठोकती हैं, वहीं चंद्रशेखर उसी वर्ग से आते हैं, उसी समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो उनकी नींद तो जाहिर सी बात है उड़ने की बात है। बीजेपी की नींद उड़ने में तो मुझे नहीं लगता कुछ खास इसमें होने वाला है। जितनी नींद उड़ेगी विपक्ष की उड़ेगी। और चंद्रशेखर ने 3 अहम बातें कल मंच से कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज के नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है, जिसमें इरफान सोलंकी साहब का नाम हो या फिर लेटेस्ट में हम देख रहे हैं आजम खान साहब को दोबारा फिर जेल में भेज दिया गया, उनके बेटे को। तो उनका निशाना सीधा उस पर था क्योंकि आजम खान साहब से जेल में मिलने गए और आजम खान साहब का तो उन्हें कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे तरीके से जीता। एक ऐसा नेता जो आजम खान से जेल में मिलने के लिए पहुंचा, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिमों को अपने टारगेट पर रखा कि मुसलमानों को बीजेपी सरकार में जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। तो एक किसको डेंट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। किसका नुकसान है इसमें? कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी का तो नुकसान नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 1984 में जब बीएसपी का गठन हुआ था तो नीला झंडा, हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, तो उसी नीले झंडे को लेकर के आगे चलने का काम वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में उस नीले झंडे को इंगित किया और अपने समर्थकों से कहा कि रोजाना 1-2 घंटा काम कीजिए और इस नीले झंडे के नीचे हमें रहना है। तीसरा, विपिन जी, जो उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेता हूं, जिसमें उनका इशारा यह था कि भाई मैं, यदि आप मुझे मौका देंगे, मेरी सीटें ज्यादा आती हैं, तो मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा। तो ये मैं कह सकता हूं, जैसे कि आपने कहा, कि विपक्षी दलों की नींद उड़ना लाजमी है। कई मुस्लिम लीडर मंच पर शामिल रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह भी रही कि पूर्व विधायक शाहनवाज राणा आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। बिल्कुल सही बात। तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए, देश के अंदर मैंने कई इंटरव्यूज में बात कही है कि खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं देश में भी कहूंगा कि एक सबसे ज्यादा जो सत्ता परिवर्तन की चाह रखते हैं वो मुस्लिम समाज के लोग रखते हैं। और मुसलमानों को लगता है कि, जैसा भी आपने अरशद मदनी का बयान सुना, कि देश के अंदर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो इस तरीके के जो बयान आते हैं, इनसे कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में बीजेपी के प्रति एक घृणा भरने का काम होता है।
जो सिर्फ एक घृणा ही भरी जा रही है, सत्यता इससे बहुत कोसों दूर है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी कुछ गलत करे, लेकिन ठीक है, अपने भाई कोई सियासी दल ये बात कहे विपिन जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ठीक है, वो किसी एक विशेष वर्ग और धर्म को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक धर्मगुरु ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आता है। अब आपने बात की कि समाजवादी पार्टी का तो बेस वोट ही मुस्लिम है, और उनके साथ जब यादव मिले हैं और दूसरे ओबीसीज मिले, तब तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, लेकिन वो MY समीकरण से हटकर PDA हुआ। अब यही बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी है कि जो ये D जुड़ा है ना इसमें, ये कहीं ना कहीं यदि एक साथ जुड़ गया, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जुड़ा, तो जाहिर सी बात है अगर आप विधानसभा में ये जुड़ा रहा तो फिर बीजेपी को इसके लिए जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो जो चंद्रशेखर नुकसान करेंगे वो मायावती जी का और समाजवादी पार्टी का करेंगे। कई मुस्लिम समाज के जो ठीक ठाक राजनीति करते हैं उन लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, और खासकर वो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, उनका कहना ये है कि भाई 2022 में मुस्लिम समाज ने पूरा दम लगाकर देख लिया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बनी। उन्होंने इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया कि जो यादव समाज है, खासकर जो मुस्लिम यादव जोड़ने की बात होती है, तो यादव समाज भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, हम बिहार का जिक्र कर लेते हैं विपिन जी। अभी बिहार में 45 सीटें बीजेपी ने यादव बहुल इलाकों में जीती हैं, और लगभग 38 सीटें बीजेपी ने मुस्लिम इलाकों में जीती हैं, जो गठबंधन था। तो ये आप देख सकते हैं कि जब वहां स्वीकार्यता नहीं हो रही है विपक्ष के दलों की, तो फिर वही उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन तेजस्वी को कंपेयर अखिलेश यादव से नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, अपना उनका बोलने का एक तरीका है। देश के अंदर यदि विपक्षी नेताओं में टॉप लीडरशिप में किसी की गिनती होती है तो वो अखिलेश यादव की गिनती है। यहाँ ये कहना कि नहीं, यादव अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा, तो शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी, और मुसलमान भी नहीं देगा, ये भी थोड़ा जल्दबाजी होगी। जिस पार्टी का एक सांसद हो वो सरकार 27 में बना लेगा, तो ये भी थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है। और जो मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं, एक विधायक पर सिमट गई, तो वो भी सरकार बना लेंगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि ठीक है, ये डेंट जरूर करेंगे, ये एक नुकसान तो विपक्ष को जरूर होगा। जहां तक आपने मुसलमान नेताओं की बात की, तो समाजवादी पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट देगी, आप बताइए। समाजवादी पार्टी को तो एक जातिगत आंकड़ा भी साधना है, मुसलमानों को भी साधना है, दलितों को भी और अल्पसंख्यकों को भी लेकर चलना है। अब आप सहारनपुर में ही ले लीजिए, कितने मुसलमान नेता आप देख लीजिए तैयार हो रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत के अंदर हर आदमी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है, और वही मुस्लिम और दलित और अपना वोट, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत में बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। अब आप साहिल खान को देख लीजिए, दोबारा बसपा की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से नेता हैं। आप नवाजिश आलम को देख लीजिए, थाना भवन में शहनवाज राणा है, अभी तो और ज्वाइनिंग होंगे विपिन जी। देख लीजिएगा समाजवादी पार्टी किस किस को चुनाव लड़वाएगी, और जब ये आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, बसपा भी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी भी लड़ेगी, समाजवादी भी लड़ेगी, तो फायदा किसका होगा? मुस्लिम ये देख रहा है, खासकर जिन नेताओं से मेरी बात हुई, कि भाई अखिलेश यादव के पास अब प्लस में वोट नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई यादव भी भाजपा के साथ हैं और आप भी बिहार का उदाहरण दे रहे हैं जी, तो मुस्लिमों का मानना यह है कि अब प्लस में वोट चंद्रशेखर के पास है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये विश्वास मुसलमानों ने BSP पर किया था, लेकिन BSP कहाँ आकर खड़ी हो गई है, ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो अक्टूबर में रैली हुई थी बहन जी की 9 तारीख को, तो उसके बाद एक हाइप जरूर आया है BSP के कार्यकर्ताओं में, कैडर में, लेकिन फिर वही चीजें, फिर वही बात रिपीटेशन होती है कि BSP पर इस तरह के क्या आरोप लगते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि BSP यदि अपने फॉर्म में आ जाए बहन जी, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के जो डेमोग्राफी है पॉलिटिकल, उसको चेंज कर सकती हैं। लेकिन वो जो दूसरी बैसाखियों पर चलने का काम कर रही हैं, जैसा सब देख रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का उदय होता है फिर। और जैसा कि आप कह रहे हैं, मुसलमानों के पास भाई कोई विकल्प नहीं है, ये बात सही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम और दलित बहुतायत में है। यहाँ पर कई ऐसी प्रभावी सीटें हैं जहां पर वो दोनों प्रभाव डालते हैं। तो चंद्रशेखर के साथ ऐसा लगता है मुस्लिम समाज के नेताओं को कि मुसलमानों का वोट आप ले लीजिए, लेकिन दलित समाज चंद्रशेखर के साथ आपके साथ जुड़ सकता है, और वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन जीत की दहलीज तक पहुंचेगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी वो व्यक्तिगत तौर पर। सचिन जी, जितनी बड़ी रैली लखनऊ में मायावती ने की और उसमें भीड़ भी काफी जुटी, और इसके बाद फिर चंद्रशेखर ने केवल 3 मंडलों की इतनी बड़ी रैली की और जबरदस्त भीड़ उनकी इस महारैली में जुटी, और ज्यादा संख्या वहां पर दलितों की रही। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चंद्रशेखर मायावती को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, जब तक मायावती रहेंगी
और जब तक उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा तब तक तो क्लैशेस दोनों के बीच रहेंगे, क्योंकि मायावती लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, चंद्रशेखर लोगों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो भावनाएं देश के अंदर समय समय पर जब भी जागृत हुई हैं, आप देख लीजिए देश के अंदर एक सनातन, एक धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखकर बीजेपी काम कर रही है। राम मंदिर का आप देखेंगे 500 वर्षों के बाद जब रामलला वहां विराजमान हुए विपिन जी, तो एक टारगेट लिया गया कि भाई 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के उस आस्था को, उस भावना को में ध्यान में रखकर राम मंदिर बनाना है। आप देखेंगे कि कल परसों ध्वजारोहण हुआ, तो भावनाओं का ये देश है, यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। बहन जी से उस वर्ग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी महिला जो बहुत गरीब वर्ग से आती थी, वो 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है, तो भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो वो 40 से जो ऊपर का जो वोटर है बहन जी का, वो भावनात्मक तौर पर बहन जी से जुड़ा हुआ है, जबकि जो 20 से 40 के बीच का है उसको लगता है कि नहीं बहन जी अब इतनी प्रभावशाली नहीं रही हैं, चंद्रशेखर भाई बड़े एनर्जेटिक है, तो चंद्रशेखर को भविष्य में देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि रिप्लेस जब तक बहन जी एक्टिव रहेंगी तब तक तो हो पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर इस वर्ग को लीड कर सकते हैं, अगर हम मतलब आकाश आनंद के कंपैरिजन में करें तो। दलित समाज के लोगों से कल रैली में हमारी बात हुई तो उनका मानना ये है कि मायावती के प्रति उनके दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अब वो चंद्रशेखर के साथ हैं। मैंने वही बात कही ना आपसे कि मायावती जी भावनाओं में है, लोगों के दिल में है, दिमाग में है, वो चाहते हैं कि आज ये बहन जी आ जाए। मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि आज बहन जी फुल फ्लैश में आ जाएं और वही जो वोटर है वही कहेगा कि नहीं बहन जी सर्वोपरि है, बहन जी के साथ रहेंगे, वो बहन जी के साथ है, लेकिन परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि वो मजबूरी में चंद्रशेखर को अपना नेता मान रहे हैं और चंद्रशेखर उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं। जैसे कि नौकरियों की बात उन्होंने की, भाई सरकार आ जाएगी तो हम नौकरियों में आपको एडजस्ट करेंगे, और तमाम चीजें या और बातें जो मन से कही गई हैं। तो चंद्रशेखर उस वर्ग के लिए अब एक नया विकल्प है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं और कितने गरीब घर से हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए नगीना से सांसद बने, बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है अभी उस वर्ग के लिए। इस महारैली के बाद आप क्या सोचते हैं, कितना कद चंद्रशेखर का बड़ा है, कितना कद उनकी पार्टी का बड़ा है? देखिए मन से तो जो बात उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कही, एक मुख्यमंत्री के लिए, तो कॉन्फिडेंस तो वहीं से आपको पता लग गया कि वो भीड़ देखकर कितने गदगद थे कि उन्हें सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही टारगेट कर दिया कि आप ये ग्राउंड भरकर दिखाइए। ये बात सही है कि यदि मैं निश्चित तौर पर कहूं कि योगी जी उस ग्राउंड को भर सकते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि बीजेपी कैडर की पार्टी है, तो बीजेपी 1% अगर माना जाए तो भर सकती है। लेकिन जो काम चंद्रशेखर ने किया है, 3 जो जिले हैं हमारे, या हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेन जिलों की बात कर लें, तो जो ग्राउंड चंद्रशेखर ने भरने का काम किया, निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक संदेश अपने समाज में और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिया है। क्योंकि जो उनका अभी कैडर है ना विपिन जी, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है। आप उनसे कल्पना करें कि वो लखनऊ जाकर के 5 लाख की भीड़ कर देंगे, तो शायद वो इतना आसान नहीं होगा। अभी वो उस एरिया में जा ही नहीं रहे हैं, उस क्षेत्र को टच नहीं कर रहे हैं। अभी वो पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सफल हो गए हैं। अब इस सफलता के परिणाम जिला पंचायत में कितने आएंगे ये देखना होगा, लेकिन टिकटार्थियों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अब कल के बाद, और ज्यादा लोगों के अंदर डिमांड बढ़ेंगी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र किया और एक तरह से बागेश्वर बाबा के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा। तो इसके पीछे उनका मकसद क्या था? मुस्लिमों को खुश करना था? देखिए मुसलमानों को तो ठीक है वो बात, अब कोई बागेश्वर बाबा का कोई मुसलमान कोई 1-2 प्रशंसक हो सकता है, जैसे हम उनकी रैलियों में देख रहे हैं। वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था, बाबा बागेश्वर ने जो भी यात्रा निकाली थी, उसमें कुछ मुस्लिम पहुंचे थे, वो उनके प्रशंसक हो सकते हैं या वो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन जब आप दलित समाज की बात करते हैं तो दलितों को तो आप ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, बुद्धिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां आप कह रहे हैं कि भाई ना तो हिंदू राष्ट्र हो सकता, ना कोई हिंदू है, ना राम हुए ना कृष्ण हुए। तो फिर आप इस तरीके की बातें करके तो दोनों को ही खुश करने का काम कर रहे हैं। अब हमने दलितों में इतने लोगों से प्रोग्राम किया तो कह रहे हैं कि हम तो हिंदू है ही नहीं, तो भाई आप हो क्या कह रहे हैं, हम तो दलित हैं। तो दलित क्या हुए भाई, तीसरे जाति अब देश के अंदर खड़ी हो गई, ना मुसलमान हुए ना हिंदू, अब दलित हो गए, हमें तो दलित कहते हैं। तो इस तरीके की बातें जो हैं कहीं ना कहीं भरने का काम की जा रही है। अब आप चंद्रशेखर जी से कहीं एक वीडियोस में इंटरव्यूज में पूछा गया कि आप अपने आप को हिंदू मानते हैं नहीं मानते हैं, तो कह रहे मुझे बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जबकि उनके माताजी का नाम और अब अगर उनकी फैमिली के नाम देखेंगे तो सारी ऐसा उनके जो अर्थ निकलते हैं वो भगवानों के ही निकलते हैं। तो वो अपने आप को थोड़ा हिंदुत्व की विचारधारा से वो अलग ही रखते हैं। मायावती की जो रैली हुई थी लखनऊ में, वहां पर उन्होंने भाजपा की तारीफ की और इसका मैसेज ये चला गया कि भाई इस रैली के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा थी।
लेकिन चंद्रशेखर ने जितने समय भी भाषण दिया तो कई बार उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया और मतलब इस तरीके की बातें करने वाले लोगों को एक तरह से जवाब देने का काम किया। भाई कल ऐसा ना हो कि यहाँ पर भीड़ को देखकर कुछ लोग ये बोल दे कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ भाजपा का हाथ था। सही बात है। ये बात कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछी कि भाई इतनी भीड़ लाना और ये सब मैनेजमेंट, कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी यहाँ पर भी कुछ खेला कर रही हो? तो मुझे लगता है कि दो मंच वहां जिस तरीके से बनाए गए, एक जूनियर नेताओं के लिए, एक सीनियर नेताओं के लिए, जो भीड़ वहां पर जुटी और जो बातें आप कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर ने बीजेपी के लिए मन से बड़ा धुआंधार फायरिंग की है वहां पर, तो वो बात जानते हैं कि बहन जी ने एक तारीफ की तो बहन जी का सारा फ्लॉप हो गया मामला वहां पर। वो नहीं चाहते थे कि कोई लूज पॉइंट वहां पर दिया जाए ऐसा, तो उनके निशाने पर ज्यादातर वो जो उसका जिस वर्ग के वहां पर ज्यादातर लोग थे जो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए, तो उसको कैसे खुश करना है चंद्रशेखर बखूबी जानते हैं। बहन जी थोड़ा ठीक है, अब एज भी हो गई है और कुछ अलग संगठन को लेकर चलने का काम कर रही है। चंद्रशेखर नए हैं, वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तो उनके अंग अभी साफ सुथरे हैं। बहन जी 60 साल की हो चुके हैं, उनके अंगों में कहीं ना कहीं थोड़ा डिफॉल्ट आ चुका है, तो पिछले भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं वो उनको अभी फुल फ्लैश में आने से मना कर रही हैं। तो वही है कि भाई चंद्रशेखर ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छी रैली की है। अब देखना होगा आगे और क्या क्या ज्वाइनिंग्स होती हैं उनके साथ। जिस तरीके से वहां पर जाट समाज के कुछ लोगों ने चंद्रशेखर को हल भी भेंट किया, सही बात है, और ट्रैक्टर भी दिया। मैं बताना चाहता था। तो देखिए वही बात है कि आप उस जाटलैंड को जैसे कह सकते हैं, भाई जाटलैंड भी कहते हैं, लेकिन वहां और सर समाज के लोग थे और ट्रैक्टर हमने देखा वहां छोटा सा, आप तो वहां थे ही, और ट्रॉली देखी जिस पर गन्ने भी थे और हल भी हुआ। तो यानी कि जो किसानी की बेल्ट है विपिन जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो माना जाता है कि भाई ये कृषि बेल्ट मानी जाती है पूरी, तो उस बेल्ट में उस चीज का जो तात्पर्य निकलकर सामने आया उसे जाटों से भी आप जोड़ सकते हैं। भाई टिकैत की वहां बड़ी एक विरासत है उस परिवार की, तो वो हमेशा गन्ने पर और कृषि पर आधारित रहते, तो उसको साधने की कोशिश भी वहां से मन से की गई। और किसान वर्ग चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसान कमेरी की बात भी वहां मन से की गई। तो सिर्फ दलितों से ही काम नहीं चलेगा, मुसलमानों से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें पता है कि अदर बिरादरी जो ओबीसीज में आती हैं, जो किसानी से जुड़ी हुई हैं, उसको भी साधना होगा, जो पशुपालन से जुड़े हैं उनको भी साधना होगा, जिसमें गुजर भी आते हैं या और सैनी समाज भी आता है, कश्यप समाज भी आता है, तो उन सब समाज को साधना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ भविष्य में कुछ सीटें निकलने का सपना देखा जा सकता है। नहीं तो आप एक दो समाज से ये कोशिश करेंगे मैं सरकार बना लूंगा, तो ये उचित नहीं है। रविंद्र भाटी भी उनके बराबर में बैठे हुए थे और वहां पर कुछ लोगों ने सम्राट मीर भोज का जो तस्वीर है वो भी शायद चंद्रशेखर को भेंट की है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये तो हम देख ही रहे हैं कि जब से मीर भोज जी का प्रकरण हुआ था, तो उसके बाद अब देखते हैं कि भाई अखिलेश यादव भी गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते हैं। वहीं रविंद्र भाटी के जरिए आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को भी कहीं स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, कहीं तस्वीरें भेंट की जा रही हैं। तो उन्हें पता है कि राजपूत तो वोट देने वाला समाजवादी को भी नहीं देगा और ना आजाद समाज पार्टी को देगा, तो कहीं उनके चक्कर में ये भी फिसल जाए हाथ से, तो कम से कम एक का चित्र लेकर के एक के साथ ही हो लिया जाए, एक को ही अपने खेमे में लिया जाए। तो वो वही एक उसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है कि गुर्जर समाज को कैसे साधा जाए। रविंद्र भाटी इस वक्त सबसे बड़े नेताओं में, और मैं कहूंगा कि रविंद्र भाटी जी के लिए कि जितने राजनेता मैंने देखे हैं विपिन जी, उन सब राजनेताओं में से एक ब्रांड वैल्यू रविंद्र भाटी जी की है, जो वाकई में राजनीति से अलग हटकर एक सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली जैसा चरित्र रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि रविंद्र भाटी बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय महासचिव का जो उन पर पद है उसको लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और उनका कद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजरों में क्या है वो कल आपको दिख गया होगा। कोई विधायक बन जाए या सांसद बन जाए विपिन जी वो बात अलग है, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर की कुर्सी में बैठने का जो एक अलग वो होता है सपना, एक ऑरा जो होता है, वो रविंद्र भाटी ने करके दिखाया। तो चाहे अखिलेश यादव के पास कोई गुर्जर समाज का बड़ा नेता बैठता हो, वो भी बहुत बड़ी बात है, मुस्लिम समाज का हेलीकॉप्टर में बैठकर घूमता वो भी बहुत बड़ी बात है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे चंद्रशेखर जी हैं उनके बराबर में रविंद्र भाटी बैठते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और उसका मैसेज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल बहुत बड़ा गया है। चंद्रशेखर ने मंच से ये बात भी बोली कि भाई पुलिस प्रशासन ने भीड़ को आने नहीं दिया, वरना संख्या और भी ज्यादा होती। देखिए ऐसी बातें अक्सर हम मंच से सुनते हैं कि भाई हमारे इतनी रैली में ट्रैक्टर वहां रोक लिए, इतनी बसें वहां रोक ली, हम मंच से आह्वान करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को आने दे। तो ये होता है अक्सर, लेकिन जिस संदेश को देना चाह रहे थे वो संदेश चला गया। भले ही लाखों लोग अब या हजारों लोग पीछे रुक गए हों, ट्रैक्टर ट्रॉलियां बसें रुक गई हों पीछे, लेकिन जो ग्राउंड भरने की बात थी वो भर चुका था, और जो मैसेज वहां से निकलना था, जो कन्वे होना था मैसेज, वो कन्वे हो गया। और बहुत अच्छी सफल रैली चंद्रशेखर भाई ने की है, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। क्या इस रैली से भाजपा को कोई नुकसान हुआ है?
बिहार में आपने नहीं देखा कि क्या हुआ कि ओवैसी से कहा गया कि भाई ये वोट कटवा है, और आम आदमी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ी, और आपने देखा कांग्रेस और तेजस्वी का गठबंधन हुआ आरएलडी में, लेकिन वोट किसने किसके काटे वो आपको पता चल गया। इतना तमाम हवा हो रहा था तेजस्वी का कि सरकार आ रही है, हम 18 तारीख को शपथ भी ले लेंगे। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो वोटों का डिस्ट्रैक्शन है उससे बीजेपी को तो रत्ती भर भी नुकसान नहीं है, बीजेपी को तो फायदा ही है। बीजेपी का इसमें फायदा ये है विपिन जी कि यदि ये वोट चंद्रशेखर का और बहन जी का अखिलेश यादव की तरफ चला गया तो फिर बहुत टफ मुकाबला बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का होगा। तो जितना वोट बहन जी काटेंगी वो भी समाजवादी पार्टी का कटेगा, जितना वोट चंद्रशेखर काटेंगे वो भी समाजवादी पार्टी का कटेगा, और जितना वो एक दूसरे का कटिंग करेंगे तो वो एक दूसरे के कैंडिडेट्स को, और कितना फिर आप बोलते हैं लास्ट में कि भाई मेरा तो कैंडिडेट 4000 से हार गया, 2000 से हार गया, वहां ये चीजें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं, 2-2 3-3 हजार से जो ये वोट लेते हैं प्रत्याशी। तो मुझे लगता है कि वोट आपस में डिस्टर्ब हो सकता है इनका। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।